क्लास 2 में हम लोग बात किए थे एक सिंपल सी प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम तुम लोग को हेलो वर्ल्ड का सी प्रोग्राम बना करके उसके बारे में बताए थे कि यह लिखा कैसे जाता है। और आज हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि यह प्रोग्राम रन कैसे करता है। एक बार इसको समझ लोगे तो कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम किस तरह से रन करता है। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। जिस प्रोग्राम के बारे में हम तुमको बताए थे वो प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर की लाइन से। देखो यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है #include studio.h। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है। इसका काम क्या होता है? ये लाइब्रेरी फाइल का काम होता है कि जब हम लोग सी प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिसका डेफिनेशन इस लाइब्रेरी फाइल में होता है। यानी ये इस फंक्शन को जो हम लोग इतना सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं उसका डेफिनेशन इस फाइल के अंदर होता है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो ये printf। ये printf एक फंक्शन है। किसी सेंटेंस को अगर हम लोग को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो इसके लिए हम लोग printf का इस्तेमाल करते हैं। तो ये printf का जो डेफिनेशन होता है वो इसमें होता है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, #include studio.h का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये printf काम नहीं करेगा, यानी कि रन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। और भी इस तरह के कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस लाइब्रेरी फाइल को इसमें ऐड करना जरूरी है। अब दूसरा लाइन देखो, #include conaio.h। अब इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक फंक्शन है getch। जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसका आउटपुट बहुत तेजी से स्क्रीन पर आता है और तुरंत गायब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए यानी पॉज करने के लिए हम लोग getch फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इसमें है conaio.h में। इसलिए हम लोग ये conaio.h का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ को समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर हम लोग #include conaio.h नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी ये प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है, यानी कि हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि हम लोगों को ये इन दोनों का इस्तेमाल करना ही करना है। इससे प्रोग्राम और बेहतर बनता है। यानी कि आप लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इन दोनों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे लाइन पर। तीसरे लाइन में है मेन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे खास है। क्यों? सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो आगे के क्लासेस में हम तुम लोग को बताएंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है कि सी प्रोग्राम में हम लोग कई तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अधिकतर जो होते हैं यूज़र डिफाइन होते हैं। यानी कि हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं एक नया फंक्शन। यही सी प्रोग्रामिंग का खासियत होता है। उसी तरह से ये मेन फंक्शन भी है, लेकिन ये अलग कैसे है? ये अलग है और ख़ास है इसलिए क्योंकि ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होता है और इसी से प्रोग्राम शुरुआत होता है। समझे? मतलब आपका प्रोग्राम जो रन करेगा वो मेन फंक्शन से ही रन करेगा, इसी से स्टार्ट होगा। और यानी कि फंक्शन जो कॉल करना कहते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन है जो कॉल करता है और इसके अंदर जितना भी लाइन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वो लाइनें एक्सिक्यूट होंगी। तो इसलिए ये खास है। अब उसमें आगे में तुम देखो लिखा हुआ है void main। void main क्यों लिखा जाता है? सी प्रोग्राम में कई तरह के डाटा टाइप होते हैं। डाटा टाइप मतलब जैसे नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, दशमलव नंबर हो गया, अलग अलग तरह का डाटा टाइप होता है। तो डाटा टाइप, डाटा मतलब डाटा और टाइप मतलब वो किस तरह का है। तो इंट हो गया नंबर के लिए, इंटीजर, उसको इंटीजर भी कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ सी में इंट इस्तेमाल करते हैं, INT इंट। तो ये जो इंटीजर हो गया, यानी कि यहाँ पे मेन के साथ इंट भी लिखा जाता है। कई प्रोग्राम में तुम देखोगे, किताब खोलोगे तो उसमें इंट भी लिखा होता है, इंट मेन। इंट मेन का मतलब है कि जो तुम्हारा जो प्रोग्राम होगा वो रन करने के बाद जो है नंबर में वैल्यू उसका आएगा, इंटीजर में वैल्यू आएगा, इसलिए उसको इंट लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे void लगाने का क्या मतलब है? void लगाने का मतलब है कि ये प्रोग्राम हम लोग यहीं पे निर्धारित कर दिए कि ये मेन फंक्शन किसी भी तरह का वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। ये इससे यहीं पे निर्धारित हो गया।
तो इससे क्या हो गया कि अब ये इसमें कोई भी किसी भी तरह का वैल्यू अंदर में मतलब प्रोग्राम रन करेगा तो होगा, लेकिन वो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तुम एक चीज़ देखे होगे कि प्रोग्राम के लास्ट में अक्सर कई जगह पे रिटर्न 0 लिखा जाता है। तुम किताब देखोगे तो किताब में या इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो तुमको प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0 शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। ये रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 है यानी कि जब प्रोग्राम रन करता है तो वो वैल्यू 0 वैल्यू यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसका सीधा सिंपल मतलब है प्रोग्राम अब एग्जिट हो रहा है। इसको लगाने का यही मतलब ही है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे लास्ट कर गया, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, इसलिए रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम लोग वॉइड इस्तेमाल करते हैं तो वॉइड का मतलब ही है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। जब वैल्यू रिटर्न ही नहीं होगा तो फिर इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो वॉइड जब हम लोग लगाते हैं तो ये रिटर्न 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस ब्रैकेट के बारे में। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? देखो, कोई भी फंक्शन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो डिफिनेशन होता है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट्स को कहा जाता है, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग इसके अंदर में जितनी भी लाइंस लिखेंगे, इसका मतलब है इस यानी कि प्रोग्राम वहीं तक है जहां तक इस कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही जितनी लाइनें लिखी जाएंगी वही लाइनें सिर्फ मेन फंक्शन में रन करेंगी, इसलिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये बताता है, इंडिकेट करता है कि ये जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, उसके बाद लास्ट में जहाँ पे ये प्रोग्राम अंत करेगा वहाँ पे हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट से एंड कर देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोग्राम इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब ये सिर्फ मेन फंक्शन के लिए नहीं, ये हर फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी फंक्शन को जब हम लोग लिखते हैं तो वो बाद में बताएंगे तुमको कि फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसका डिफिनेशन क्या होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग मेन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेन फंक्शन के बारे में जानेंगे कि मेन फंक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, उसके बाद लाइनें लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं प्रिंट एफ, यानी ये अगला लाइन क्या है? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है कि एक फंक्शन है जिसके बारे में अभी हम तुम लोगों को बताएं। ये एक फंक्शन है, इसका काम है कि इसके अंदर जो भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं उस सेंटेंस को वो प्रिंट कर देता है स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में। यानी जब प्रोग्राम रन करेगा तो आउटपुट के समय ये स्क्रीन पर उसे प्रिंट कर देता है, यानी लिखता है। यानी कि हम लोग को कुछ मैसेज देता है कि हाँ ये प्रोग्राम में रन हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये काम कैसे करता है? अब देखो, ये प्रिंट एफ है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग ये इन्वर्टेड कोमा के भीतर कैरेक्टर लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो इसको लिखने का तरीका यही था कि ये जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखा जाएगा सेंटेंस वो उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। अब बताओ, इसके साथ में एक चीज और लिखा हुआ है, ये देखो, ये स्लैश एन इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये स्लैश एन जो है ये तुम्हारा आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। तो इसका काम क्या है? प्रिंट तुम्हारा सिर्फ होगा हेलो वर्ल्ड। ये स्लैश एन का मतलब है कि अब ये प्रोग्राम यानी कि जब एक्सिक्यूट होगा और स्क्रीन पे जब ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद अगला जो भी लाइन होगा या अगला कोई भी प्रिंट एफ यहाँ पे और लगा हुआ होगा तो उसमें जो भी सेंटेंस लिखाएगा वो उसके अगला लाइन में लिखाएगा। यानी जब प्रोग्राम रन करेगा तो प्रोग्राम में ये स्लैश एन जो है वो एक नया लाइन क्रिएट कर देता है। ये नया लाइन क्रिएट करने के लिए, ये सहूलियत के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना एक लाइन से पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट होता चला जाएगा। हम लोग भी कॉपी में लिखते हैं तो एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद अगला लाइन लिखते हैं ना, तो बस ठीक उसी तरह से ये स्लैश एन अगला लाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि अगले लाइन में कुछ भी और दूसरा प्रिंट हो। अब आगे देखते हैं, आगे देखो ये एक सेमीकोलन लगा हुआ है। इस सेमीकोलन का मतलब क्या है? सेमीकोलन का मतलब है कि ये सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि ये लाइन जो हम लोग लिख रहे हैं वो लाइन यहाँ पर खत्म हो रहा है। यानी ये एक तरह से लाइन टर्मिनेटर का काम कर रहा है। ये कंप्यूटर को बताता है कि ये लाइन यहीं तक एक्सिक्यूट करना है और इसके बाद फिर अगला लाइन पे हम लोग को चले जाना है और उसको एक्सिक्यूट करना है। क्लियर? यानी ये सेमीकोलन बताता है कि एक तरह से ये लाइन यहीं पर खत्म हो रही है। इतना क्लियर हो गया प्रिंटफ कैसे काम कर रहा है?
उसके बाद हम लोग गेट सी एच का इस्तेमाल किए। गेट सी एच के बारे में हम बता चुके हैं कि जब प्रोग्राम रन करता है तो उसके बाद उसका आउटपुट दिखाता है। आउटपुट दिखाने के बाद वो तुरंत स्क्रीन से गायब हो जाता है, लेकिन गेट सी एच क्या करता है, उसको स्क्रीन पर रोक के रखता है। इससे क्या होता है, हम लोग को रिजल्ट देखने में सहूलियत होता है। क्लियर? तो अब ये समझ में आ गया ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डाटा टाइप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।